Hello students, this is me Archana. Today we will start our new lesson from your course book, that is the Hornbill Festival. Okay, लास्ट चैप्टर में हॉर्नबिल जो है आपने देखा होगा, एक बर्ड है, कलरफुल बर्ड है। ठीक है, तो ये नागालैंड में है। तो यहाँ इस चैप्टर में पूरा नागालैंड के कल्चर के बारे में, वहाँ पे इससे रिलेटेड जो फेस्टिवल होते हैं उसके बारे में सारा डिटेल दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन करोगे चैप्टर रीड करके, उसके बाद डिक्शनरी में से वर्ड मीनिंग्स ढूंढोगे। ठीक है, उसके बाद मेरा वीडियो देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं एक एक पैराग्राफ समझाते जाऊँगी और रीड नहीं करूँगी, जहाँ थोड़ा सा टफ वर्ड लगेगा उसको मैं प्रोनाउंस कर दूँगी। ठीक है। द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज़ द मोस्ट एंटिसिपेटेड cultural carnival of Nagaland, located in northeast India. Nagaland is a very beautiful and ethnically diverse state, with all the major tribes from the state participating in the festivities. Hornbill is the best way of catching a glimpse of Naga life. नागालैंड में जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो मोस्ट एक्सपेक्टेड कल्चरल फेस्टिवल है नागालैंड का, जो कि नागालैंड कहाँ पे सिचुएटेड है इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, तो नागालैंड जो है एक बहुत ही ब्यूटीफुल और यहाँ पे बहुत सारे एथनिकली डाइवर्स मीन्स अलग अलग कल्चर के, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं और बहुत सारे ट्राइब्स यानी कि जाति के लोग रहते हैं। और इस फेस्टिवल में बहुत सारे स्टेट्स से लोग पार्टिसिपेट करने आते हैं। तो जो हॉर्नबिल जो है वो बेस्ट वे है कैचिंग अ ग्लिम्स ऑफ नागा लाइफ, मीन्स वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा होगा, कैसे रहते होंगे, उनका कल्चर क्या है, उनका खान पान क्या है, ये सब अगर हम जानना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट वे क्या है, हॉर्नबिल फेस्टिवल जो यहाँ पे सेलिब्रेट होता है, अगर हम उसमें विज़िट करेंगे यहाँ पे तो हमें वहाँ के कल्चर के बारे में पता चल जाएगा। द फेस्टिवल इज़ नेम्ड आफ्टर द इंडियन हॉर्नबिल। ये फेस्टिवल का नाम जो हॉर्नबिल एक पक्षी है, वाइल्ड एनिमल पक्षी है, वाइल्ड बर्ड है, उसके नाम पे रखा गया है, जो कि एक सिग्निफिकेंट पार्ट है फोकलोर ऑफ मोस्ट नागा ट्राइब्स का। मतलब जैसे इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहा जाता है, एकता है विभिन्नता में, अलग अलग प्रजाति के लोग रहते हैं यहाँ, वैसे ही नागालैंड में भी अलग अलग प्रजाति के लोग रहते हैं, अलग अलग ट्राइब्स के। तो ये जो कलरफुल बर्ड है वहाँ की एक सिंबल है। ठीक है, बोलते ना अलग अलग कल्चर है, तो ये जो अलग अलग कलर्स हैं इस बर्ड के, वो अलग अलग कल्चर को सिंबॉलिक वे में डेमोन्स्ट्रेट करता है। The hornbill is often displayed on the traditional tribe headgears worn during Naga festivities. Hornbill festival में ज़्यादातर क्या देखा जाता है, is often displayed traditional tribal headgears. headgear means जो सर पे पहनते हैं ना नागा फेस्टिवल में, तो वो किसका बना रहता है, हॉर्नबिल के उससे फेदर्स से, उसके पंख से। Over the years, the festival has evolved from being just a Naga event into the biggest celebration of the camaraderie between the seven sister states of the Northeast. अब यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए तो ये जो फेस्टिवल है वो सिर्फ एक नागा इवेंट नहीं है, ये एक आपस में मेल मिलाप का ये एक तरीका है। बोलते हैं ना, हम अगर किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो सब अकेले तो कोई भी सेलिब्रेट नहीं करता है, सब अपनी फैमिलीज़ के साथ या एक ग्रुप में सेलिब्रेट करते हैं। तो इससे क्या आता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आता है। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है वहाँ से 7 स्टेट्स से लोग आते हैं और इस फेस्टिवल में शामिल होते हैं, और ये एक बिगेस्ट सेलिब्रेशन कहलाता है। कल्चरल ट्रूप्स across the region participate during this week long celebration. कल्चरल ट्रूप्स मीन्स जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए जो ग्रुप्स होते हैं वो across the region मीन्स वहाँ से भी, बाहर से भी
लोग आते हैं और एक वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन मीन्स ये बहुत लंबे समय तक के लिए, 1 हफ्ते 2 हफ्ते मान लो, बहुत लंबा ये जो फेस्टिवल है, ये सेलिब्रेशन जो है चलता है, इसीलिए इसे इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स, त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है इसे, ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल इज़ अ ग्रेट टाइम टू एक्सपीरियंस द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ नॉट जस्ट नागालैंड बट द एंटायर नॉर्थ ईस्ट। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये एक ऐसा समय रहता है जिससे हम ना सिर्फ नागालैंड के कल्चरल डाइवर्सिटी को, बल्कि जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, पूरा जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, वहाँ के भी लोगों के रहन सहन को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, यानी कि जान सकते हैं, ठीक है। द फेस्टिवल इज़ हेल्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर एवरी वीक। ये जो फेस्टिवल है दिसंबर के पहले वीक में ही होता है और ये इसका मेन वेन्यू मीन्स कहाँ पे होता है, ये नागा हेरिटेज विलेज में, जो कि किसामा में है, और ये 12 किलोमीटर्स है कोहिमा से, द कैपिटल ऑफ नागालैंड। नागालैंड का कैपिटल कोहिमा में है और कोहिमा में ही 12 किलोमीटर अंदर एक किसामा करके छोटा सा हेरिटेज विलेज है, नागालैंड का हेरिटेज विलेज, जहाँ पे कि ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका प्राइम अट्रैक्शन मीन्स मेन अट्रैक्शन क्या है, क्लस्टर ऑफ 16 ट्राइबल हाउसेस, 16 अलग अलग तरह के वहाँ पे जो घर बने हुए हैं ना। ईच हाउस इज कंस्ट्रक्टेड अंडर द इंडिजीनियस आर्किटेक्चरल कंसेप्ट ऑफ अ स्पेसिफिक नागा ट्राइब। और वो हर घर जो है, जो उसमें इंडिजीनियस मीन्स वहीं का ही आर्किटेक्चर बोलते हैं ना, बनावट, जो डिज़ाइंस है वो वहीं के ही है, स्पेशली नागा ट्राइब्स के हैं। और ये इट ऑल्सो कंटेन्स द रेप्लिका ऑफ मोरंग यूथ डॉर्मेट्री विच फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नागा वे ऑफ लिविंग। यहाँ पे एक ऐसा सीनरी या पोस्टर बना रहता है जो नागालैंड में जो वहाँ के लोगों का रहन सहन है उसको वो शो करता है, डिपिक्ट करता है। उस पिक्चर को देखते हो ना, बहुत सुंदर सुंदर आर्ट बने रहते हैं दीवार पे, तो जो पेंटिंग्स हुई रहती है ना वहाँ पे, तो वो नागालैंड के लोगों के रहन सहन को शो करता है। दे आर डिफरेंट एंड यूनिक इन देयर कस्टम्स। यहाँ पे 16 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड नागा ट्राइब्स है नागालैंड में, और वो डिफरेंट और यूनिक है अपने कस्टम और ट्रेडिशन में। उनका कस्टम और ट्रेडिशन जो है फर्दर ट्रांसलेटेड इनटू फेस्टिवल्स, हम उसको फेस्टिवल्स के रूप में देख के समझ सकते हैं। जो सॉन्ग्स और डांसेस है वहाँ के, वो फेस्टिवल्स की जान होती है। अब नॉर्मल सी बात है, अगर हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो सॉन्ग्स और डांसेस तो उसमें इंक्लूडेड होंगे ही, थ्रू विच देयर ओरल हिस्ट्री इज पास्ड ऑन टू द यंगर जनरेशन, जिसको देख के उनका जो ओरल हिस्ट्री है, यानी कि अभी उनकी लाइफ में क्या चल रहा है या पहले क्या चलता था, तो वो सारी चीज़ें डांस और सॉन्ग को देख के उनके जो यंग जनरेशन्स है वो सीखते हैं और समझते हैं नागालैंड की हिस्ट्री को, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में है, अगर हमें अपना कल्चर शो करना तो हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल्स को। दिवाली क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि राम जी अयोध्या लौटे थे, ये खुशी मनाने का एक समय था। तो जैसे हम किसी हिस्ट्री पास्ट को लेके आज भी सेलिब्रेट करते हैं और आज की यंग जनरेशन्स को ये चीज़ें समझ में आती है, तो वैसे ही नागालैंड में भी होता है, ठीक है। डांसिंग और सिंगिंग के थ्रू वो लोग अपने कल्चर को शो करते हैं। Each tribal community of Nagaland can be distinguished by the colorful and intricate costumes and jewelry that its members wear. जो वहाँ की ट्राइबल कम्युनिटी है नागालैंड की, उनको हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यानी कैसे अलग कर सकते हैं उनके कलरफुल कॉस्ट्यूम से, उनकी ज्वेलरी से, जो वहाँ के लोग पहनते हैं। जो ट्रेडिशनल अटायर है वहाँ का ईच ट्राइब का अलग अलग है। जैसे यहाँ पे आप लोग देखते होंगे क्रिश्चियन लोगों का
ड्रेसिंग सेंस अलग होता है, हिंदू का अलग होता है, मुस्लिम का अलग होता है, सिख पंजाबियों का अलग होता है। तो हम उनके ड्रेस से उनको पहचान सकते हैं ना कि हाँ ये पंजाबी है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। वैसे ही वहाँ के अलग अलग ट्राइब्स के लोगों को आप उनकी ज्वेलरी से, उनके पूरे अटायर से, मीन्स पूरे ड्रेसिंग सेंस से आप उनको पहचान सकते हो। Nagas also take immense pride in their headgear, which are usually woven with fine bamboo and decorated with the wild orchids or hornbill feathers. Some tribes also use the teeth of wild animals to further decorate them. The attire and headgear are traditionally considered a display of the wearer's valor. मतलब कि नागालैंड के जो लोग हैं, जो नागाज हैं, वो बहुत ही प्राइड महसूस करते हैं, मीन्स बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। वो अपना एक जो हेड गियर है वो स्पेशली बैम्बू से, हॉर्नबिल के फेदर से, उसके पंख से, और वाइल्ड ऑर्चिड जो फ्लावर है उन सब चीज़ों से मिला के वो अपना हेड गियर, वो मुकुट बनाते हैं। और वो जो है वहाँ का उससे, और कभी कभी उसमें उन लोग वाइल्ड एनिमल्स के टिथ भी यूज़ करते हैं उसको डेकोरेट करने के लिए। और जो अटायर और हेड गियर है उनका, वो डिस्प्ले करता है कि वो कितने ब्रेव या करेजियस हैं। ठीक है। द किसामा हेरिटेज विलेज डिस्प्ले द ऑल इंडिजीनियस ट्रेडिशंस एंड हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ नागालैंड इन ग्रेट डिटेल। जो किसामा हेरिटेज विलेज है वहाँ पे इंडिजीनियस मीन्स वहाँ के ही चीज़ों से उन्होंने उस पूरे विलेज को सजाया हुआ है। बाहर का कुछ सामान वो यूज़ नहीं करते हैं। जो भी हैंडीक्राफ्ट्स है या जो भी है नागालैंड का, उसको बहुत ग्रेट डिटेल में उन्होंने कलाकारी की है, बनाया हुआ है। और वहाँ का जो बैम्बो पैविलियन था, पैविलियन मीन्स एक इस प्लेस रुकने का उनका, तो वो एक मेजर हाइलाइटर था हॉर्नबिल फेस्टिवल में जहाँ पे लोग रहते हैं। तो वो क्या करता था, नागालैंड के कल्चर को शो करता था, डिपिक्ट करता था। और जो नागालैंड के लोग हैं, द नागा पीपल आर नोन फॉर द इम्पिकेबल क्राफ्टमैनशिप, मतलब उनका क्राफ्टमैनशिप जो था या जो बनावट कारीगरी थी उनकी इतनी परफेक्ट थी कि आप उसमें से नुक्स या गलतियां नहीं निकाल सकते। उनका जो ज्वेलरी या घर जो बना हुआ रहता था वो मोस्टली बैम्बू से बना हुआ रहता था। और वो जो पैविलियन था, जो प्लेस था जहाँ पे वो रुकने के लिए, लोगों को ठहराने के लिए बनाया गया था, वो इतना फाइनेस्ट डिस्प्ले था बैम्बू हैंडक्राफ्ट का कि वो सारा जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था लोगों का फेस्टिवल में। ठीक है। Nagas are greatly admired for their rich tradition of folk dance and music. नागालैंड के जो लोग थे वो अपने फोक डांस को और म्यूज़िक को बहुत ही एडमायर करते थे, बहुत ही पसंद करते थे। और डिस्पाइट ऑफ द एडवेंट वेस्टर्न कल्चर इन्फ्लुएंस, आजकल आपने देखा होगा कि इंडिया में भी वेस्टर्न कल्चर का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो वहाँ पे भी था, मॉडर्न वे ऑफ लिविंग वहाँ पे भी था, लेकिन नागास जो थे वो अपने ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म को नहीं भूले थे। और वहाँ का जो लोकल डांस था, सॉन्ग था, उसको वो प्रेज़ करते थे, सराहते थे। और बहुत ही ब्रेवरी से वो लोग क्या यूज़ करते थे, एंशियंट वॉरियर्स, जो उनका जो भी डांस फॉर्म था वो जो वॉरियर्स करते हैं, या ट्रैजिक लव सॉन्ग्स रहता था, या गॉस्पेल सॉन्ग्स रहता था, फोक ट्यून्स रहता था, वो उस फेस्टिवल में एक इनसेपरेबल पार्ट था ऑफ ऑल नागा फैमिलीज़। ठीक है। मतलब कि ये चीज़ें उसमें इंक्लूड होती ही थी। जो उनका डांस है या सॉन्ग है, बेसिकली वहाँ के रीजन्स का, वहाँ के लोगों का, वो उन्हें कभी नहीं भूलते थे। वेस्टर्न कल्चर तो वो यूज़ करते ही थे, लेकिन अपने ट्रेडिशन को वो नहीं भूलते थे, अपनी संस्कृति को नहीं भूले थे। द मेजर एथनिक ग्रुप्स इन नागालैंड आर यूजुअली हंटिंग ट्राइब्स। वहाँ पे ज़्यादातर अगर हम नागालैंड में देखेंगे तो जो लोग थे वो शिकारी थे, शिकार करके अपना मतलब काम चलाते थे। तो जो नागालैंड के डांस में क्या
शो होता था वॉर क्राइज और ग्रैंड जंप्स, जो कि एथलीट्स और मार्शल आर्ट में इंक्लूड हो जाते हैं। तो उनका जो डांस फॉर्म था वो कैसा था, वॉर में जैसे रोते हैं या जो हाई फाई जंप्स होते हैं उस टाइप का रहता था। वार क्राइज बाय परफॉर्मेंस आर अ कॉमन फीचर ऑफ दीज डांसेस। और ये जो वार क्राइज था वो बहुत ही कॉमन फीचर था उनके डांस में, मतलब हर डांस ग्रुप में ये एक स्टेप होता ही था। म्यूज़िक प्ले अ बिग रोल इन द फेस्टिविटीज़ ऑफ नॉर्थ ईस्ट इन जनरल। और जो म्यूज़िक है वो तो जाहिर सी बात है हर किसी के फेस्टिवल में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। परफॉर्मर्स जो है बहुत ही दूर दूर रीजन्स से आते थे और अपना डांस और फोक म्यूज़िक जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल में परफॉर्म करते थे। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये नहीं है कि सिर्फ वो अपना ग्लोरियस पास्ट, यानी कि जो उनका सुंदर सा पास्ट था, जो पिछला हिस्ट्री था, बस उसी को उन लोग सेलिब्रेट करते थे, बल्कि उनका जो प्रेजेंट था उसे भी सेलिब्रेट करने के लिए वो ये फेस्टिवल मनाते थे। और जो बिगेस्ट एनुअल रॉक फेस्टिवल होता है ना उनकी कंट्री का, वो कोहिमा में ही होस्ट होता था हॉर्नबिल फेस्टिवल के टाइम। और जो हॉर्नबिल फेस्टिवल में नेशनल रॉक कॉन्टेस्ट होता है या जो म्यूज़िक फेस्टिवल होता है वो सबसे बड़ा मोस्ट पॉपुलर इवेंट है, जो कि इंडिया के रॉक बैंड के लिए भी मायने रखता है। मतलब अगर जो इंडिया के म्यूज़िक लवर्स है या रॉक बैंड म्यूज़िक जो है वो लोग इस फेस्टिवल का बेसब्री से इंतज़ार करते थे ताकि वो भी यहाँ नागालैंड में जाके इस फेस्टिवल में अपना परफॉर्मेंस दे सके। और फेमस बैंड्स जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड आते थे इस फेस्टिवल में, पार्टिसिपेट करते थे। और म्यूज़िक लवर्स जो हैं अपना एंटीक म्यूज़िक जो है इस फेस्टिवल में परफॉर्म करके शो करते थे। और जो एक और पैशन था इस नागालैंड के लोगों का वो था फूड इस फेस्टिवल के दौरान, जो कि इसमें कभी भी शॉर्ट सप्लाई उनका नहीं होता था, मतलब खाने की कमी नहीं होती थी उनको कभी भी। और हॉर्नबिल जो है एक फूडीज़ पैराडाइज है, इसको फूडी पैराडाइज भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे इतनी वैरायटीज़ होती थी। वन कैन ट्राई ऑल काइंड्स ऑफ नागा ट्रेडिशनल फूड। वहाँ एक बंदा जो है वहाँ के सारे ट्रेडिशनल फूड को ट्राई कर सकता है। और वहाँ के जो टूरिस्ट थे उनको ट्रेडिशनल हट्स में वेलकम किया जाता था, बुलाया जाता था और उनका वहाँ पे स्वागत किया जाता था। और जो एल्डरली पीपल थे नागालैंड के वो गेस्ट को इनवाइट करते थे और जो उनका वेरियस काइंड्स ऑफ डेलिकेसीज मीन्स जो डिलीशियस यमी फूड होता था वो उनको ऑफ़र करते थे टेस्ट करने के लिए। और वन कैन नॉट मिस द नागा चिली ईटिंग कॉन्टेस्ट। अगर हम उस फेस्टिवल में जा रहे हैं तो नागा चिली ईटिंग कॉन्टेस्ट को मिस नहीं कर सकते, क्योंकि जो नागा किंग था, नागा किंग चिली था, उसको भूत छोलकिया भी कहा जाता था और उसको वर्ल्ड का हॉटेस्ट चिली करके नाम दिया गया था। और वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो बहुत ही आभार व्यक्त करते थे कि वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा मिर्च खिला के लोगों को रुला सके। तो जो ब्रेव पार्टिसिपेंट्स रहते थे वहाँ के, वो लाइन में लगे रहते थे और वो कोशिश करते थे कि वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा मिर्च खा सके और अपना परफॉर्मेंस अच्छे से अच्छा दे सके। वहाँ पे एक और चीज़ था कंपटीशन में, पॉपुलर इवेंट था मीट ईटिंग का। मीट जो है मेजर पार्ट है नॉर्थ ईस्ट कुजीन का, ठीक है, वहाँ के खाने का एक मेजर पार्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट। और ये इसमें जितना भी पॉसिबल मीट डिश होता है वो टूरिस्ट को ऑफ़र करते थे, जिसमें रोस्टेड, ड्राइड, स्मोक्ड मीट जो है अवेलेबल रहते थे अलग अलग नागा स्टाइल में। मतलब वो जो डिशेस है वो अपने स्टाइल में प्रिपेयर करके उनको देते थे, जो भी वहाँ पे लोग आए रहते हैं उस फेस्टिवल में शामिल होते हैं। तो नागा कुजीन जो है वहाँ के राइस बियर जो एक ट्रेडिशनल खाना है, उसके बिना उनका कुजीन जो था इनकम्प्लीट था।
और वहाँ के लोकल कुजीन्स को भी वो एक्सप्लोर करते थे। जितने भी तरीके रहते हैं खाना बनाने के या वहाँ के लोग जो बनाते थे वो सारी चीज़ें, मतलब फेस्टिवल में उन लोग सारा चीज़ इंक्लूड करते थे, खाने पीने से लेके डांसिंग, म्यूज़िक, सब चीज़। तो ऑलवेज अ गैस्ट्रोनॉमिक डिलाइट्स इट्स ऑल्सो अ लेसन इन लिविंग कल्चर, मतलब वहाँ के स्टाइल ऑफ कुकिंग या ईटिंग को शो करना भी एक वहाँ के लिविंग कल्चर में शामिल हो जाता है। एक लेसन मिलता है कि हाँ वहाँ के कल्चर को आप देखिए और समझिए। इन सारी चीज़ों के अलावा वहाँ पे एक और अट्रैक्शन था, वो था द हॉर्नबिल मोटर रैली, जो कि बहुत ही एडवेंचर सीकर था, बहुत ही एडवेंचरस, मतलब रोचक था। और जो रैली था वो 12 मोस्ट पिक्चरस्क लोकेशन इन द स्टेट को कवर करता था। 12 जो अच्छे अच्छे जगह रहते थे ना मोटर रैली में, उसे इन लोग कवर करते थे। और एविड मोटरिस्ट और नॉट फॉलोइंग द रैली ट्रेल विल अलाउ वन टू विटनेस द मोस्ट इंस्पायरिंग साइट्स द नागा कंट्री साइड हैज़ टू ऑफर। और इसमें वो अलग अलग जगह से लोग रैली निकालते थे और इस इंस्पायरिंग साइट को, वहाँ के कंट्री साइड को देखते थे। तो वन मस्ट ऑल्सो नॉट मिस आउट द कोहिमा नाइट बाज़ार। इस फेस्टिवल में कोहिमा नाइट आउट बाज़ार भी था, जो बहुत ही बिजी स्ट्रेच था। टाउन कम्स अलाइव ड्यूरिंग द हॉर्नबिल फेस्टिवल विद फूड, म्यूजिक एंड फन। द स्ट्रीट्स गेट ओवरक्राउडेड विद वेरियस फूड एंड हैंडीक्राफ्ट स्टॉल्स। वो जो स्ट्रीट था, जो रोड या जो रोड या गली रहता है उन लोग का, वो पूरा भर जाता है, ओवर क्राउडेड हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स और फूड के स्टॉल लगे रहते हैं। तो ये बहुत ही ग्रेट प्लेजर वाली बात हो जाती कि इतने हसल बसल बाज़ार में, इतने भीड़ भाड़ वाले बाज़ार में आप वहाँ पे नाइट आउट करो, एंजॉय करो रात में और परचेजिंग करो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द इवेंट्स एट हॉर्नबिल, अ ट्रिप टू नागालैंड इज़ इनकम्प्लीट। अगर आप नागालैंड जा रहे हैं तो ये जो हॉर्नबिल इवेंट तो है ही, लेकिन अगर आप ट्रैकिंग नहीं कर रहे हैं मैजेस्टिक डुसुको वैली में, तो ये भी आपका नागालैंड जाना वेस्ट है, क्योंकि वो एक 2438 मीटर्स की हाइट पे है, सी लेवल से, सी हाइट पे है, जो कि 25 किलोमीटर्स अवे है कोहिमा से। तो वहाँ पे हेवन फॉर नेचर कहा जाता है, मीन्स धरती का स्वर्ग कहा जाता है, जो कि बहुत ही एंथुजियास्टिक, एनर्जेटिक है। और वो वैली जो है इतना सुंदर पैनोरामिक व्यू शो करती है, जो पिक्चर है वहाँ का सीनरी है इतना सुंदर है, रिवर्स है, माउंटेन्स है, और जो मल्टी कलर्ड बुश मीन्स जो झाड़ है उसमें पूरा फूल खिला हुआ रहता है, कैसा रेड, पर्पल और पिंक फ्लावर का। वो इतना सुंदर सीनरी बनाते हैं कि अगर हम नागालैंड गए और वहाँ डुसुको वैली में नहीं गए तो वो वेस्ट है हमारा। लास्ट पैराग्राफ, अ विजिट टू द कोहिमा वॉर मेमोरियल इज़ अ मस्ट फॉर ऑल हिस्ट्री बफ्स। अगर हम जा रहे हैं नागालैंड तो हमें कोहिमा वॉर मेमोरियल जो हॉल है वहाँ पे भी ज़रूर जाना चाहिए। वहाँ पे कोहिमा जो है क्रूशियल बैटल वॉर, वर्ल्ड वॉर 2 का जो था लोकेशन था, और जो बैटल हुआ था कोहिमा में वो टर्निंग पॉइंट था जापानीज़ अटैक का ऑन इंडिया। जापानीज़ लोग जब इंडिया में अटैक करते हैं 1944 का, तो मेन जो लोकेशन था वो कोहिमा था। तो जो बैटल था वो 4 अप्रैल से 22 जून तक चला था, और उसको स्टैलिंगग्रेड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। A walk in the war memorial will remind one of the sacrifices of the soldiers of a bygone era. Means जो बीत चुका है, जो पास हो चुका है, तो वहाँ उस मेमोरियल हॉल में अगर हम जाते हैं तो हमें फिर से उस वॉर का, बैटल का याद दिला देता है। तो जो ट्रिप है हमारा हॉर्नबिल फेस्टिवल का इज़ अ मस्ट फॉर एनीवन हु वांट्स टू सी द मैग्निफिसेंट ब्यूटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। अगर किसी को भी
कल्चरल डाइवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट पार्ट का देखना है तो उन्हें हॉर्नबिल फेस्टिवल में जाना चाहिए। पूरा जो एक व्यू है, सीनरी है वहाँ के लोगों का, वहाँ के कल्चर का, खान पान का, पहनावे का, तो वो सारा चीज़ हमें इस हॉर्नबिल फेस्टिवल में मिल जाएगा। आई होप ये चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चैप्टर रीड करना बहुत इजी है, उसके बाद वीडियो देख के समझ लेना 2-3 बार, ठीक है। एंड क्वेश्चन आंसर्स आई विल सेंड यू द इमेजेस। थैंक यू।